आरबीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट ये है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और आरबीआई इस फंड में 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेगा, जिसमें से 250 करोड़ रुपए आरबीआई खुद देगा, बाकी बैंकों से लिया जाएगा, पेमेंट एग्रीगेटर से लिया जाएगा। उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होगा इस पैसे से। इस पैसे से पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाएगी और उससे एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। कहां लगाया जाएगा? टायर 3 टू टायर 6 सिटीज में लगाया जाएगा और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाया जाएगा। तो ये पूरी चीज को हम लोग देखेंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये चीज आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टायर 3 टू टायर 6 सिटीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों मैं आपको। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझसे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई अगर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर देखा जाए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेड के नीचे ये जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके हेड के अंदर ये आ जाएगा। तो यही अनाउंसमेंट 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, जिसमें से 250 करोड़ आरबीआई खुद डालेगा, बाकी का पैसा जो बैंक्स कार्ड इशू करते हैं वो डालेंगे। तो सारे ही बैंक कार्ड इशू करते हैं दोस्तों आज की डेट में, और कार्ड नेटवर्क्स डालेंगे जिनको आप पेमेंट एग्रीगेटर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे, डिस्कवर, बहुत है इंडिया में। मेजर एग्रीगेटर्स के नाम मैंने आपको यहां पे बताए हैं। इस फंड को बनाया गया है ताकि पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, जिसमें आपकी मशीन्स भी आती हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा। कहां बनाया जाएगा? टायर 3 से टायर 6 सेंटर्स में। अभी देखते हैं टायर 3 से टायर 6 सेंटर्स कहां पे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी इंडिया से काफी पीछे हैं, यह हमें पता है। टायर 3 टायर 6 सेंटर्स क्या है? देखिए सिटीज का क्लासिफिकेशन एक बेसिस पे किया जाता है जिसका नाम है, आप कह सकते हो कि एचआरए। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को एचआरए देती है, हाउस रेंट अलाउंस। तो भाई इसके लिए सिटीज को 3 भागों में बांटा गया है, एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास। एक्स क्लास में सबसे महंगी सिटीज होती हैं, वाई में थोड़ी कम महंगी, और बाकी सारी सिटीज जेड में आ गई। तो कभी अगर आप आईएएस आईपीएस बनोगे या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाओगे, तो अगर आप अपना सैलरी कंपोनेंट देखोगे तो जो आपका एचआरए होगा दैट विल बी अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर बेसिक इनकम। लमसम 24% होता है आपका वो एक्स सिटीज में। तो वैसे तो सिटीज को एक्स वाई जेड में बांटा गया, बट आरबीआई पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से भी एक क्लासिफिकेशन करती है, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्स टायर वाइज। यहां पे 6 टायर दिख रहे हैं आपको, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6। ये जो प्लान किया गया है ये टायर 3 टू टायर 6 में किया गया है। आप देख सकते हैं टायर 3 में है 20,000 से लेके 50,000 तक की पॉपुलेशन, टायर 4 में है 10,000 से 20,000 तक की पॉपुलेशन, टायर 5 में 5,000 से 10,000, टायर 6 में 5,000 से कम। तो आप समझ सकते हैं कि वो शहर जो बिल्कुल छोटे हैं वहां पे भी ये पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच पाए, इसकी पूरी कोशिश है हमारी सरकार की। अभी जो आत्मनिर्भर स्कीम के थ्रू 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर ये स्कीम है या नहीं है वो तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूडेड नहीं है। ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं, ओपिनियन ये हो सकता है कि भाई उसके अंदर ये आत्मनिर्भर के अंदर ये स्कीम है, बट वो हमारा यहां पे प्रेरोगेटिव नहीं है। आगे देखते हैं। ये जो स्कीम है ये एक विजन डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसका टाइटल था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। 2019 से 21 का ये एक विजन डॉक्यूमेंट था। उस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखते हैं कि उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें थी। ये बोला गया कि भाई 2021 तक जितने टोटल डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस होंगे इंडिया में, लमसम उसके 44% पॉइंट ऑफ सेल मशीन के साथ होने चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। फिर यह भी बोला गया कि जो छोटी जगह हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, वहां पे भी कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन और उसके पीछे का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडेम होगा, तारे होंगी और भी बहुत सी चीजें होंगी पीछे की। और यह बोला गया इस विजन डॉक्यूमेंट में कि 2021 तक इंडिया में 5 मिलियन एक्टिव पॉइंट ऑफ सेल मशीन होनी चाहिए। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को ये स्कीम मदद
इन टारगेट्स को अचीव करने में ये स्कीम मदद करेगी। आप इन टारगेट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिनको ऐसे या मेंस में आप कोट भी कर सकते हो। देखिए पेमेंट इकोसिस्टम है ना जो हमारे कंट्री का, उसमें बहुत से ऑप्शंस, बैंक अकाउंट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कार्ड्स हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि जब पेटीएम है, जब भीम ऐप है, तो हमको इस पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स की क्या जरूरत है? देखिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स की जरूरत है। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इशू करती हैं बैंकें, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इशू करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स, जो कि ज्यादा स्टेबल है। पेटीएम जैसी कंपनी हो गई या फिर भीम ऐप हो गया, ये इस तरीके की जो एप्स होती हैं, इन पे हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पेटीएम है, पेटीएम में भी बहुत जबरदस्त फंडिंग मिली हुई पेटीएम को चाइना से। कल की डेट में मान लीजिए चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज टूट जाते हैं और चाइना की फंडिंग नहीं आती है, तो पेटीएम को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग ब्लाइंडली एप्स पे हर चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। जरूरी है ये कि पॉइंट ऑफ सेल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मशीन्स है, ये पैन इंडिया डिप्लॉय की जाए। अब जब पॉइंट ऑफ सेल मशीन की बात हो रही है, तो इससे एसोसिएटेड एक कंसेप्ट है जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, इसको देखते हैं। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, एक काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, आगे आने वाले आपके और एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है दोस्तों, उस पेट्रोल पंप पे आप अपनी कार लेके गए पेट्रोल भराने के लिए, आप पेट्रोल भरवा रहे हो, फिर आपने बोला मेरे पास कैश नहीं है, मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूं। तो वो पेट्रोल पंप वाला आपको एक मशीन देगा। वो मशीन कुछ इस टाइप की होगी जो आपको यहां नजर आ रही है। इस मशीन से आप अपना पेमेंट करोगे और चले जाओगे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या बोलता है कि जो आपने पेमेंट किया, उस पेमेंट का कुछ परसेंट, मान लीजिए 2 से 3%, उस बैंक को मिलेगा या उस पेमेंट एग्रीगेटर को मिलेगा जिसने वो मशीन वहां लगाई है पेट्रोल पंप पे। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट में क्या हो रहा है कि कुछ परसेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एज अ कन्वीनियंस फी उस बैंक को जा रहा है या उस पेमेंट एग्रीगेटर को जा रहा है जिसने उस मशीन को उस पेट्रोल पंप पे लगाया है। तो यहां पे इन बैंकों को, इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को जो मशीन लगा रहे हैं उनको तो फायदा है, लेकिन ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को लग सकता है कि भाई ये गलत है। तो जो छोटी जगहें हैं, जो छोटे शहर हैं, जैसे परचून की दुकान है, राशन की दुकान है, जनरल शॉप है, वहां पे शुरू में इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका मार्जिन बहुत कम होता है। और अगर 2 से 3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट ही ले लेंगे अगर पेमेंट एग्रीगेटर्स और ये बैंक, तो वो बिजनेस कैसा करेंगे? अभी के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट उतना एप्लीकेबल नहीं है, पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ फिनोमिना, ग्लोबल फिनोमिना। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाता है। इंडिया में इसको रैशनल तरीके से ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये इस टॉपिक का पूरा एनालिसिस दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।